हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12। यानी टोटल अनुसूची जो हमारे पास है वो 12 हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस समय टोटल 8 शेड्यूल थे और फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें टोटल 12 शेड्यूल यानी 12 अनुसूचियां हैं। आज से अगर 12 अनुसूची पहुंची है तो इसका मतलब 4 अनुसूची हमारी 4 शेड्यूल और बढ़े हैं। 4 शेड्यूल बढ़ने का मतलब ये कैसे ऐड किए गए होंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही ऐड किए गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके देखते हैं। हमारा जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, यानी पहला संविधान संशोधन हमारा जो 1951 में हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रोविजंस थे, इसमें क्या दिए हैं? सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस को डाला जाता है जिनको लगता है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू ना हो सके या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सके, यानी कोई इस पे क्वेश्चन ना कर सके। अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल का। जो हमारा 10th शेड्यूल है वो 52nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1985 में और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल विरोधी अधिनियम। ठीक है, जो एमपीज और एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी कूद फांद करते रहते हैं उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब बात करते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1992 में, जो पंचायत से संबंधित है। और अगर 12th शेड्यूल की बात करें तो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, यानी 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1992 में, जो म्युनिसिपैलिटीज को डील करता है, यानी कि नगर निकायों को डील करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमको जरूरत क्यों पड़ गई शेड्यूल की। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर हमको शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह यह थी कि हमारा संविधान पहले से ही बहुत लेंदी था, बहुत ही विस्तृत और बहुत लंबा था, तो इसलिए लेंदी कम करने के लिए, जो कि ऑलरेडी हमारा बहुत ही लेंदी था, इसको शेड्यूल अलग से जोड़े गए। और दूसरा रीजन क्या था? ये दूसरा रीजन ये था कि ये कंफ्यूजन को अवॉइड करता है, यानी कि क्लियरिफाई करता है, क्लियरिफिकेशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको क्लियरिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट मींस टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, और दे हेल्प इन ऑर्गेनाइज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऑर्गेनाइज तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने में भी ये हेल्प करते हैं। अभी भी अगर शेड्यूल को लर्न करने में किसी को दिक्कत होती है, संविधान की अनुसूचियों को दिक्कत होती है लर्न करने में, याद करने में, तो आज मैं आपको सिंपल सी ट्रिक देता हूं, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बार में पहले ये 5 ले लेने हैं, पहले से लेके 5 शेड्यूल तक ले लेने हैं। क्या है ये? TEARS, टीआरएस। ठीक है, तो हमारा पहला शेड्यूल है टी फॉर टेरिटरीज, यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल डिमार्केशन, यानी कि हमारा देश का जो बाउंड्री है, जो हमारे देश का जो मैप है, उसमें कितने स्टेट्स होंगे, कितने हमारे यूटीज होंगे, उन सबको किसमें डिफाइन किया गया? फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया गया। ठीक है, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और उनकी बाउंड्री लाइंस को। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में हमारा क्या दिया है? इसका ट्रिक क्या है? ई फॉर इमॉल्यूमेंट्स, यानी कि सैलरीज, इमॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ अ वेरियस ऑफिस बियरर ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन की बात की जा रही है। जो हमारे संघ में ऑफिस बियरर हैं उनकी जो सैलरी होती है, इमॉल्यूमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो क्या दिया जाएगा, किनको किनको दिया जाएगा, वो सब किसमें डिफाइन किया गया है? सेकंड शेड्यूल में, यानी दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल का ट्रिक क्या है? ए फॉर अफर्मेशन, यानी कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ अ वेरियस ऑफिस बेयरर ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे यूनियन में यानी संघ में जो ऑफिस बेयरर है उनके ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि उनके शपथ की बात की गई है। अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ का हमारा ट्रिक है आर फॉर राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स एंड यूनियन, यानी स्टेट्स और यूनियन में जो हमारे राज्यसभा कितने सदस्य होंगे उनका एलोकेशन कहां पे करते हैं? फोर्थ शेड्यूल में डील करते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। इसकी ट्रिक है एस फॉर शेड्यूल एरिया। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं उनमें जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, वो सब किस शेड्यूल में डील करते हैं? 5वें में। उनकी बारे में बात की है, एक्सेप्ट पूरे देश में सारे स्टेट के ट्राइबल एरियाज को, शेड्यूल एरियाज को डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट आसाम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। यानी ये 4 स्टेट छोड़ करके बाकी जितने भी शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया जाते हैं किसमें आते हैं? 5th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, और एक 5th शेड्यूल में जितने भी ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? ये हमारे प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको रिस्पांसिबिलिटी हैंड ओवर कर देता है? गवर्नर को। गवर्नर उन एरियाज को एडमिनिस्टर करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों,
देखो हम पहले पढ़ा टीयर्स, टीयर्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ मतलब ये 6 और 7 शेड्यूल, ठीक है, इनको एक साथ लेंगे। ऑफ 6 शेड्यूल में क्या है हमारे, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इससे जस्ट पहले मैंने 5th शेड्यूल में बताया आपको कि पूरे देश के जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो हमारे 5th शेड्यूल में है, एक्सेप्ट 4 स्टेट। वो कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको कहां पर डील करते हैं, इनको स्पेशली हम डील करते हैं 6th शेड्यूल में, ठीक है। तो ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, ओ का मतलब क्या होगा यहां पर, अदर शेड्यूल एरिया। अब हम आते हैं 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, इसका ट्रिक है एफ। एफ फॉर फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन किस बेस पे होता है, 3 लिस्ट होती है, पता है आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इनके बेसिस पे तीनों चीजें डिवाइड की गई हैं। जो हमारा 8, 9 और 10th है, इन तीनों को एक साथ डील करना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड मतलब ओ फॉर शेड्यूल 8, ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। जितने भी हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं वो सब किस में डील करते हैं, किसमें है, सब 8th शेड्यूल में आती हैं। अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। एल फॉर लैंड रिफॉर्म, यानी उन सारे एक्ट्स और रेगुलेशन को, यानी कानून और अधिनियम को सरकार 9th शेड्यूल में डाल देती है जिसमें भी सरकार को लगता है कोई क्वेश्चन ना कर सके, यानी ऐसे वो कानून जिनमें सरकार चाहती है कि कोई क्वेश्चन ही ना कर सके, जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, उन सब कुछ में डाल देती है शेड्यूल 9 में, क्योंकि शेड्यूल 9 जो है रिव्यू के अंडर में नहीं आता, ठीक है। वो अलग बात है, बाद में आया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 10 में। 10 का मतलब डी, डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल अधिनियम, ठीक है। जो भी एमपी एमएलए इधर से उधर कूद फांद करते थे उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। 11 शेड्यूल की बात करें, 11 शेड्यूल में क्या है हमारे, पी। पी का मतलब पंचायत। जो पंचायत संबंधित जितने भी उनके अथॉरिटी या सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसमें डील किए गए हैं, 11 शेड्यूल में। शेड्यूल 12 में क्या है, एम। एम का मतलब म्युनिसिपैलिटी, जितनी हमारे नगर निकाय हैं, शहरी निकाय हैं, वो सब किसमें आते हैं, शेड्यूल 12 में आते हैं। अब दोस्तों आपने ट्रिक तो जान लिया, लेकिन ट्रिक से काम नहीं चल पाएगा, क्वेश्चन अब डीप लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं 1 बाय 1 करके सारे शेड्यूल को। अगर आपने ये क्लास को एक बार कर ली तो मैं आपको एश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं कि शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, शेड्यूल से संबंधित कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं आपसे। बस एक बार मन से इस क्लास को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शेड्यूल फर्स्ट। हमारा शेड्यूल फर्स्ट क्या कहता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशन, यानी कि ये लीगल फाउंडेशन होता है डिफाइनिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप होता है वो कहां से डिफाइन होता है, शेड्यूल 1 से डिफाइन होता है। अगर कोई भी चेंजमेंट आता है स्टेट की बाउंड्री में, यानी सपोज करते हैं स्टेट हो गया, स्टेट में कोई भी चेंज करते हो, किसी की स्टेट की क्या बाउंड्रीज में कोई चेंज या अल्टर करते हो, ठीक है, या फिर आप स्टेट का नेम चेंज करते हो, या फिर आप स्टेट को डिवाइड करते हो। डिवाइड करते हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवाइड किया गया, तो यानी ये तो स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हो, या स्टेट का नाम बदल रहे हो, या फिर स्टेट का डिवाइड कर रहे हो। इसमें से कोई भी चीज आप कर रहे हो तो किसको अफेक्ट करेगा, शेड्यूल फर्स्ट को, अनुसूची पहली को अफेक्ट करके प्रभावित करेगा। शेड्यूल 1 से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4, ठीक है। अब ये जो भी चेंजमेंट हम किया, आइदर वी वांट टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, उसके स्टेट को डिवाइड करना चाहते हैं, वो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, हु विल चेंज, हु कैन चेंज, कौन चेंज कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट, हमारी संसद, ठीक है, वो चेंज करेगी। कैसे चेंज करेगी, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं वो वोट कर रहे हैं, उनका कितना पॉइंट चाहिए, 50% + 1। समझ पा रहे हैं आप। अभी भी कोई डाउट है तो आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं और अच्छे से। यानी कि मान लेते हैं लोकसभा में 545 मेंबर है टोटल, ठीक है, उनमें से 145 आपके एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो कितने बचे हैं टोटल मेंबर, 400 मेंबर बचे, ठीक है। अब 400 का कितना चाहिए, 50% + 1, इतने वोट चाहिए, किसके लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए, ठीक है। तो 50% क्या होगा, 400 का 50% क्या हुआ, 200 + 1, यानी 201 वोट चाहिए, यानी 201 मेंबर की मेजोरिटी चाहिए
आपको स्टेट का नाम बदलने के लिए, या फिर स्टेट की बाउंड्री बदलने के लिए, या फिर स्टेट को डिवाइड करने के लिए। समझ गए होंगे, होप आप समझ गए होंगे। जनरली यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय कितने राज्य थे? 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थे, यानी यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, प्रेजेंट में 28 स्टेट है और हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब हम बात करते हैं सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सैलरी, इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर। याद है आपको ऑफिस बेयरर की बात की थी? तो जो सेकंड शेड्यूल में जो ऑफिस बेयरर की बात करते हैं, ऑफिस बेयरर कौन है? ये सारे ऑफिस बेयरर सेकंड शेड्यूल में। कौन कौन से? प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हो गए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो वहां के विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर यानी कैग। ठीक है, इतने लोगों के अलाउंसेस यानी सैलरी अलाउंसेस, जो भी भत्ता उत्ता मिलता है, ठीक है, वो किसमें डिस्कस किया गया है? सेकेंड शेड्यूल में। तो याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सेकेंड शेड्यूल में किन किन ऑफिस बेयरर के अलाउंसेस या फिर सैलरीज की बात की गई। तो ये सारे ऑफिस बेयरर हैं जिनकी सैलरीज की बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल में हमारे क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर। अगेन ऑफिस बेयरर की बात की गई है। सेकेंड वाले में हम बात करते थे अलाउंसेस और सैलरीज के लिए, और यहां पर हम किसकी बात करते हैं? शपथ के लिए। तो थर्ड शेड्यूल में जिनकी शपथ की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं? वो है हमारे मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन, ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अ कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर। छठवां हो गया कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट। सातवां मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट। आठवां जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इतने सारे लोगों के शपथ की बात हम कहां पर करते हैं? थर्ड शेड्यूल में। अब हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन होता है, सीटों का बंटवारा करते हैं, तो संविधान के चौथी अनुसूची में फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और आती है कि क्या सभी राज्यों से बराबर बराबर राज्यसभा के मेंबर आते हैं? नहीं। तो फिर कैसे होता है? स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर होता है। ठीक है, जिस स्टेट की जितनी, जिस राज्य की जितनी संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वही जनसंख्या के आधार पर उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, सभी राज्यों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसी के आधार पर वहां पर राज्यसभा के मेंबर पहुंचते हैं। राज्यसभा हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब एक सवाल आता है, डू ऑल यूटीज हैव आरएस सीट? यानी क्या सभी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, राज्यसभा सीट रखते हैं? नहीं, राज्यसभा सीटें केवल 3 ही यूटीज में है, केंद्र शासित प्रदेश में। पहला है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब देखो, तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 हैं। जम्मू कश्मीर कितने हैं? 3 हैं। और हमारा पुडुचेरी में कितनी है? 1 सीट है केवल राज्यसभा की। ठीक है, वो आपको यहां समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। शेड्यूल 5 में क्या लिखा है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जितने शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको डील करता है, या उनको प्रशासन के बारे में। हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट दीज शेड्यूल्ड एरिया हैज बीन मेंशन्ड इन द शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5वीं अनुसूची में मेंशन है इसका। ठीक है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के अंडर में आता है। राष्ट्रपति की बिहाफ में कौन, यहां पर राज्य में कौन एक्चुअल में गवर्न कर रहा होता है? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर देख रहा होता है। हमारे देश में जितने भी शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया हैं, एक्सेप्ट 4 स्टेट छोड़ करके, कौन कौन से 4 स्टेट छोड़ करके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छोड़ करके बाकी सब किसमें आ जाते हैं? फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, सो हु कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? दैट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रपति किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है प्रेसिडेंट के बिहाफ में? बताया था मैंने, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इसको देखता है। गवर्नर टू मेक रेगुलेशन फॉर देयर गुड गवर्नेंस इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड ट्रांसफर। जो भी हमारी लैंड है, किसकी? शेड्यूल्ड एरिया की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल क्यों है? ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो शेड्यूल्ड लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी कोई प्राइवेट पर्सन या फिर नॉन ट्राइबल पर्सन हड़प ना सके, खरीद ना सके। कोई भी कंपनी या फिर कारपोरेशन उनकी प्रॉपर्टी को ले ना सके। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में क्या? प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइबल एरियाज ऑफ अ स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब 6th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, 6th शेड्यूल में जो 4 स्टेट आते हैं, ये किस आर्टिकल में डील करते हैं? हम डील करते हैं आर्टिकल नंबर 2,
244 आर्टिकल में डील करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा 6 शेड्यूल है ये अलाउ करता है एडीसी को, मतलब आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को क्रिएट कर सकते हो। और ये जो एडीसी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके पास सारे पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, जुडिशियल पावर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, ठीक है। किसमें? उनके लोकल मैटर पे, लाइक लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सोशल कस्टम्स हो गया। क्योंकि देखो आपको चीज पता होना चाहिए ना, तो ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइबल हमसे बहुत सारी चीजों में अलग होते हैं, जैसे कि उनकी कस्टम्स बहुत अलग होते हैं, ठीक है, उनके ट्रेडिशंस अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। इन सबको प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस राइट टू प्रिजर्व देयर ओन बिलीफ सिस्टम, राइट। तो इसी वजह से, ताकि इनके पर्सनल चीजों के, इन कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को यह पावर दिया गया है, ताकि वो लोकल मैटर पे अपना लेजिस्लेट कर सके, अपना पावर रेगुलेट कर सके, ठीक है। क्योंकि इनका मेन गोल क्या था? टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर, लैंड रिसोर्सेस एंड इवन सेल्फ गवर्नेंस, यही इनका रीजन है। 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल हमारा क्या करें? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो आपको पता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन पे ला बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके पावर किसके पास होता है? स्टेट के पास, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कंकरेंट में दोनों, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन दोनों मिलकर बनाती हैं, ठीक है। लगभग 100 सब्जेक्ट हमारे पास यूनियन लिस्ट में आते हैं, 61 सब्जेक्ट लगभग हमारी स्टेट लिस्ट में आते हैं, और लगभग 52 सब्जेक्ट हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ये शेड्यूल हमारे क्या है? लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान कौन कौन सी भाषाओं को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है, वो कहां पर मेंशन है? हमारे 8 शेड्यूल में, ठीक है। तो ओरिजिनली जो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज थी कितनी थी? 14 थी, अब कितनी हो गई? 22 हो गई। इसका मतलब कितनी बढ़ गई? 8 बढ़ गई। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है लैंग्वेज से संबंधित, भाषाओं से संबंधित? हमारा 344(1) और 351, ये दो आर्टिकल हमारे डील करते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। अब हम देखते हैं जो 21 अमेंडमेंट है, 21st अमेंडमेंट 1967 में, उसमें कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज? सिंधी जोड़ी गई थी। 71st अमेंडमेंट में कौन जोड़ा गया था 1992 में? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी 4 भाषाएं यहां जोड़ी गई हैं, 3 यहां और 1 ही, ठीक है। टोटल 8 भाषाएं हो गई, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है आपके मन में, सब ये रहता होगा कि इंग्लिश तो हमारी सभी ऑफिशियल जगह में यूज होती है, इवन सारे डॉक्यूमेंटेशन भी इंग्लिश मीडियम में रहते हैं, इंग्लिश में रहते हैं, तो क्या हमारी इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। नो मींस नो, ये तो क्लियरली मेंशन, इंग्लिश हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ 8 शेड्यूल, हमारे 8 शेड्यूल में इंग्लिश मेंशन नहीं है। वह अलग बात है, हम सुविधा के लिए इंग्लिश को यूज करते हैं, अदरवाइज हमारे 8 शेड्यूल में इंग्लिश मेंशन नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 9 शेड्यूल की, ठीक है। 9 शेड्यूल में हमारे क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि 9 शेड्यूल में वो सारे एक्ट, कानून, अधिनियम डाल दिए जाते हैं जिनको भी सरकार को लगता है कि इन पे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो कोई कानून है और सरकार को लगता है कि यार ये कानून बनाते हम तो जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, ठीक है, या फिर लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो उसको किसमें डाल दो? 9 शेड्यूल में डाल दो। ये 9 शेड्यूल का यहाँ पे क्या है? सेफ्टी वाले, यानी सुरक्षा कवच है। इसमें जो भी नियम, अधिनियम या कानून डाल दिए जाते हैं, लॉस, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, मतलब ये कंप्लीटली सुरक्षा कवच के अंदर आ जाता है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा क्यों किया सरकार ने? इसके पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी? यहां जब हमारा देश आजाद हुआ था, इससे पहले किसका राज था? यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। तो ब्रिटिशर्स ने एक अपना लैंड सिस्टम बना रखा था, यानी कि रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना रखा था। जमीन का, यानी भूमि का कर वसूलने के लिए एक सिस्टम था, उसको बोलते हैं जमींदारी, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? अब मान लेते हैं ये साउथ इंडिया का एक एरिया, ठीक है, ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, ठीक है। ये दक्षिण भारत का पूरा एरिया अंग्रेज क्या करते थे जमींदारी सिस्टम में कि किसी एक आदमी को जमींदारी दे देते थे, एक आदमी को जमींदारी दे देते थे। अब वो जमींदारी दे देते थे, क्यों नहीं देते थे? क्योंकि या तो फिर अलग अलग जाके वो कर वसूलने जाए, या फिर एक आदमी को जमींदारी दे दो, उससे सीधे अपना आराम से एक फिक्स कर लेते थे कि पूरे एक साल में 50 लाख रुपए पर ईयर। देखो ये 50 लाख कोई फिक्स नहीं है, ये कोई मतलब जरूरी नहीं 50 लाख, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं समझ रहा 50 लाख में अंग्रेज दिया करते थे, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। ये 50 लाख में सालाना के हिसाब से इसको दे दिया, जमींदारी दे दी गई, ठीक है। अब ये सर, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 50 लाख एक साल में देगा, अब ये भी तो कमाएगा। अब ये छोटे छोटे जो किसान हो गए ना यहाँ पर इस एरिया की, उन सबको बोली लगा के देगा, भाई किलो लो, इतनी जमीन तुम ले लो छोटी छोटी, अब मुझे इतना अमाउंट, फिक्स अमाउंट दे दो, कुछ अपना जो भी होगा देगा। अब पैदा आपको हो या ना हो अलग मैटर है, उससे किसान परेशान रहते थे। मान लो फसल तैयार बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, किसान तो तबाह हो गया। लेकिन ये हमारे जमींदार महोदय, इनको पैसा चाहिए चाहिए, फिक्स होकर रखा था, ठीक है।
ये भी एक प्रकार से लूटपाट चल रही थी। तो जमींदार महोदय हमारे क्या माला माल हो रहे थे इन छोटे मोटे किसानों का खून चूस करके, ठीक है। जमींदार माला माल हो रहे थे, मस्त हैं, इधर 50 लाख रुपए लेकर के हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले भी मस्त थे, ब्रिटिश भी मस्त थी। अब कहानी में ट्विस्ट कहां से आता है, जब वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चले गए, लेकिन जो जमींदारी जिसको देके गए थे इस एरिया की, इसके मालिक बन बैठे हमारी ये जमींदार महोदय। इसके मालिक कौन बन गए, जमींदार हमारे बन गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई गवर्नमेंट के पास कि इतने बड़े पूरे एरिया का मालिक अकेले ये हो गया और बाकी लोग बेचारे लैंडलेस हैं, यानी कि भूमि है नहीं किसी के पास, कोई जमीन ही नहीं है। तो सरकार को लगा कि हम क्यों ना इसकी जमीन को, गवर्नमेंट को लगा कि हम अपने अंडर में ले लें। गवर्नमेंट क्या सोची कि अपने अंडर में ले लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि आपको चीज बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का आधार हमारा क्या होता था, संपत्ति का आधार हमारा फंडामेंटल राइट होता था, यानी मूलभूत अधिकार होता था हमारा, ठीक है। आप क्या करते, अगर मान लो सरकारी से ये जमीन ले भी लेती तो ये तुरंत कहां पहुंच कर जाते, ये पर्सन जो जमींदार महोदय हमारे तुरंत कोर्ट चले जाते, जुडिशरी में चले जाते। और कोर्ट में तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के फेवर में आना था केस, जमींदार महोदय। क्यों, क्योंकि कोर्ट भी तो अपनी मर्जी से नहीं देगा ना, वो भी जो अगर जजमेंट देंगे, डिसीजन देंगे तो एज पर द लॉज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, संविधान के अनुसार देंगे। और संविधान में तो ऑलरेडी राइट टू प्रॉपर्टी था ही, संपत्ति का अधिकार पहले था। तो सरकार ने क्या किया कि 9 शेड्यूल लेके आई संविधान के पहले संशोधन में ही। जैसे देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ और पहले ही संविधान संशोधन से, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 9 शेड्यूल को ऐड कर देते हैं और कह देते हैं भाई कोई भी कानून सरकार बनाएगी। तो सरकार ने कौन सा ऐसा कानून बनाया था, सरकार का जो असली जो मंशा थी वो थी लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। इस भूमि सुधार जो लेके आई थी इसी के लिए ये लैंड रिफॉर्म जो एक्ट था, किसमें डाल दिया, 9 शेड्यूल में डाल दिया। अब 9 शेड्यूल में डाल दिया तो इसमें जुडिशरी रिव्यू भी नहीं कर सकती थी और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। अब सरकार चाहे वैसे कर सकती थी। तो काइंड ऑफ ये कुछ ऐसे कानून इसमें पड़ रखते थे इस शेड्यूल में जो सुरक्षा कॉज प्रदान करते थे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकते थे। होप आप समझ गए होंगे। तो ये इसके पीछे जो असली मंशा थी सरकार की इस शेड्यूल को लाने के पीछे ही था लैंड रिफॉर्म, असली जो मेन मकसद था। बात की तो अलग बात है, जो उस टाइम पे जो इमीडिएट एक्शन लेने की जो वजह थी वो सिर्फ लैंड रिफॉर्म था कि जो लैंडलेस लोग थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको भूमि देना था। तो भूमि देने के लिए जो बहुत बड़े जमींदार थे कि जमीनों को सरकार पहले अपने अंडर में लेना पड़ेगा, फिर सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी छोटे छोटे एरियाज को, जो भूमिहीन लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब इसमें थोड़ा 2 ट्विस्ट आते हैं जो मैंने आपको बताया कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बार बार यही बात बोलता रहा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत समझना जरूरी है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। जो कंपटीशन तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी एज ए अवेयर सिटीजन बनने के लिए, जागरूक नागरिक बनने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 बातें थी। मैंने पहली बात कही आपको, नो जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या आ गई कि यस जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता था। क्यों, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 1950 में संविधान लागू हुआ और हमारा 24 अप्रैल 1973 तक, यहां तक जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। इसके बाद यहां तक जितने प्रोविजन डाल दिए गए, कोई बात नहीं भाई, जितने भी कानून अधिनियम डाल दिए गए इस शेड्यूल में, कोई बात नहीं, वो सुरक्षा कॉज के अंदर आज भी है, वहां पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज या रेगुलेशन या अधिनियम इस शेड्यूल में डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब ऐसा क्यों, यही डेट क्यों चुनी गई? भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला दिया, जो पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हिलाया था, ठीक है। वो केस था केशवानंद भारती केस। क्या था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। 1973 में सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस की बेंच ने, उस समय याद होगा, उस समय की सबसे बड़ी जज की 13 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया था। यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इसी से आया था, केशवानंद भारती केस से आया था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज डाले गए हैं, जो भी अधिनियम डाले गए हैं शेड्यूल में, उन सब में जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी एक बार रीचेक कर सकती है कि क्या ये कानून जो आपने डाला है सरकार का वजह या इंटेंशन सही है
या सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए डाला? ठीक है, तो अगर बात आती है कि जुडिशियल रिव्यू कब से अप्लाई होगा, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। इससे पहले जितने भी कानून अधिनियम डाले गए इस शेड्यूल में, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दूसरी बात, ये जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट आया है हमारे 9 शेड्यूल में, वो किस केस से आया है? तो उस केस का नाम है IR कोइलिहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मैं यहां पर डबल स्टार लगा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, और वो डेट कौन सी थी? 24 अप्रैल 1973। दिस वाज द डेट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट ऑन द केस ऑफ भारती केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो अब तक का। ठीक है, क्योंकि केवल केस नहीं था, ये हमारे लेजिस्लेशन को और यानी कि लेजिस्लेटिव सिस्टम को, जुडिशरी सिस्टम को हिला के रखा था। ठीक है, वहां से बहुत सारी चीजें, नई चीजें आई, जैसे कि वहां से सबसे बड़ी चीज जो जुडिशरी के पास पावर आ गई। किसी भी लेजिस्लेशन को क्रैक डाउन करने के लिए कोई भी अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन कोई कानून बनाती है, जुडिशरी इसको क्रैक डाउन कर सकती है, नल या वॉइड यानी इसको डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि कोई भी लेजिस्लेशन, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट हो लेजिस्लेशन हो, अगर कोई कानून बनाती है और जुडिशरी के पास पावर आती है कि इसको क्रैक डाउन कर सकती है, नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, तो यहीं से आता है केशव भारती केस से। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द स्टेटमेंट दैट गिव अ ह्यूज पावर टू द जुडिशरी। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। जुडिशरी के पास अथाह पावर आ जाती है यहां से कि कभी भी कानून कोई सरकार बनाती है या कोई पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली बनाती है, उसको ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको क्रैक डाउन कर सकती है, यानी इसको खत्म कर सकती है। क्यों? किस बेस पे? कि हमारे संविधान को, जुडिशरी सीधे बोला था यानी सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, संविधान के किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है। लेकिन याद रहे, देयर शुड बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूलभूत संरचना पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये मूलभूत संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबका बाप बन गया। इसी से जुडिशरी एकदम बहुत पावरफुल बन गई। ठीक है, होप ये केस आप समझ पाए होंगे। 10th शेड्यूल क्या हमारा? Provisions leading to the disqualification of a members of a parliament and legislative assembly, member of parliament legislative assembly on a ground of defection। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है जब MPs या MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक पार्टी दूसरी पार्टी भाग दौड़ करते हैं ना, उछल कूद करते हैं, ठीक है, या फिर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, पार्टी गाइडलाइन से हट करके अपोज करके पार्टी गाइडलाइन को कहीं और जाते हैं, वहां पर इनकी सदस्यता खत्म हो सकती है, मेंबरशिप इनकी क्या कर सकती है? खत्म की जा सकती है। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में किया गया था। ठीक है, अब ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किससे है? देखो, दो बातें ध्यान देना। जब कोई MP या फिर MLA, इनको उनकी सदस्यता भी खत्म की सकती है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ अ मेंबरशिप। देखो, MP और MLA को दो तरीके से टर्मिनेट किया जाता है, उनको बर्खास्त किया जाता है सदस्यता। पहली कंडीशन क्या है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर दे दिया हो, यानी कोई एफिडेविट वगैरह गलत दे दिया या फिर अपनी जानकारी गलत दिया या गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा, इसमें मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन अलग है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है? सदस्यता कब खत्म होती है? जो अपनी पार्टी की गाइडलाइन ना मानते हुए किसी और पार्टी को वोट दे देना, पैसे से देना या कोई और वजह से देना, या फिर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यानी कि अपोजिट टू द पेरेंट पार्टी या मेन पार्टी, पेरेंट या मेन पार्टी जो भी कहते हो आप, समझ पा रहे हैं ना? पेरेंट का मतलब उससे जो मेन जिस पार्टी का एक्चुअली है ओरिजिनल पार्टी। ठीक है, दोनों में अंतर है। पहली कंडीशन जो 10th शेड्यूल है हमारा, ये पहली वाली के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी ये किसके लिए है? सेकंड वाली के लिए। ठीक है, पहली वाली में हमारा जो कौन टर्मिनेट करेगा, यानी मेंबरशिप कौन खत्म करेगा? पहली कंडीशन में प्रेसिडेंट अंडर रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड में हमारा कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, लोकसभा की कंडीशन तो लोकसभा स्पीकर करेगा, अगर स्टेट असेंबली की बात है तो स्टेट असेंबली के स्पीकर करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? जो 10th शेड्यूल में MP MLA की सदस्यता बर्खास्त की जाएगी, वो पहली वाली कंडीशन के लिए नहीं है। पहली कंडीशन में स्पीकर एलिजिबल नहीं होता, यहां प्रेसिडेंट करेगा चुनाव आयोग की सहमति या उसकी सलाह के साथ। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जहां पर दल बदल वाली कहानी आती है, वहां पर स्पीकर करेगा, उसके लिए 10th शेड्यूल है हमारा। 10th शेड्यूल किसके लिए है? सेकंड वाले के लिए। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के हिसाब से हम बात करें तो कौन कौन से ग्राउंड है जिससे हम मेंबरशिप नहीं खत्म की जा सकती है, उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है MP और MLA की? पहला वॉलंटरी डिफेक्शन, या तो अपनी क्या वॉलंटरी अपनी सदस्यता खत्म कर लिया, यानी वॉलंटरी क्या मतलब अपनी मर्जी से वो त्याग पत्र दे दे। दूसरा डिसोविंग द पार्टी आर्डर, अपनी जो पार्टी गाइडलाइन दे रही है कि आप इसको वोट करना सदन में, इस मुद्दे पे ऐसे रखना बात, उससे अलग जाके कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पार्टी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां भी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब होता है
निर्दलीय कैंडिडेट, किसी दल से नहीं है, अपने दम पे चुनाव लड़के आया, किसी पार्टी के सिंबल से नहीं आया, ठीक है। और वो पर्सन जब जीत के आता है सदन में, चाहे लोकसभा में आए चाहे वो विधानसभा में आए, वो क्या करता है, पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, दूसरी सदस्यता खत्म। चौथा है नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो सदस्यता खत्म होगी सदस्य की, उसका अधिकार किसके पास है, स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। अगर लोकसभा में तो स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है, ठीक है। इसमें क्या जुडिशियरी भी हो सकता है, यस। स्पीकर ने या फिर चेयरमैन ने किसी सदस्यता खत्म कर दी, हो सकता है कि गलत इंटेंशन से खत्म किया गया हो, होता ना, अपोजिशन पार्टी की सदस्यता खत्म करने में तो हर पार्टी लगी रहती है, तो इसमें जुडिशियरी भी हो सकता है, ठीक है। जुडिशियरी रिव्यू कहां हो सकती है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। जुडिशियरी रिव्यू का पावर कहां कहां पर है, दोनों में है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मींस डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज अंडर द स्क्रूटनी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक कंडीशन है जहां पर आपकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, पार्टी छोड़कर जा भी नहीं तभी सदस्यता खत्म नहीं होगी, वो कंडीशन है मर्जर। लेकिन मर्जर की कंडीशन है, मान लेते हैं पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, पार्टी ए के 2/3 मेंबर 2/3 मेंबर है, 2/3 मेंबर जो है सदस्य पार्टी बी में चले जाते हैं तो सदस्यता खत्म नहीं, क्यों, लेकिन 2/3 लोग होने चाहिए, यानी कि जितने भी टोटल सदस्य हैं उस पार्टी के सदस्यों में से 2/3 लोग उस पार्टी दूसरी पार्टी में चले जाएं, या फिर एक न्यू पार्टी बना ले। न्यू पार्टी भी फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन 2/3 बहुमत होना चाहिए इनके पास सदस्यों का, टोटल सदस्यों का, ठीक है। शेड्यूल 11th में क्या है हमारा, पंचायत के बारे में। पंचायत की कितनी अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या उनके अधिकार है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो सब किसमें मेंशन है, हमारे 11th शेड्यूल में, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन से 1992 में इसको लाया गया था। और पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी 29 विषय ऐसे हैं जिससे पंचायत काम करती है, पंचायत उस पर काम करवा सकती है, उन मुद्दों पर काम करती है, ठीक है। जैसे देख सकते हो आप, ये सब्जेक्ट है, सारे तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12th शेड्यूल में क्या है, इस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी कि नगर निकाय हो गई या फिर शहरी निकाय जो होते हैं, ठीक है, उन सब में टाउन एरिया हो गए, नगर निकाय हो गए, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। इनके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, 18 विषयों से संबंधित चीजों में काम करते हैं। ये कब जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था। होप दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।